इडाहो का हवाई अड्डा उस शाम सफ़ेद चादर से ढका हुआ था। बर्फीली हवाएं इतनी तेज़ थीं कि रनवे पर कुछ फीट आगे देखना भी नामुमकिन था। लाउडस्पीकर पर एक के बाद एक उड़ानों के रद्द होने की घोषणा हो रही थी। भीड़ में दो अजनबी ऐसे थे जिनके लिए रुकना कोई विकल्प नहीं था। एलेक्स मार्टिन, एक निडर फोटो जर्नलिस्ट जिसकी शादी अगले दिन होने वाली थी। उसके लिए यह सिर्फ एक सफ़र नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी के नए अध्याय की शुरुआत थी। दूसरी ओर था डॉक्टर बेन बास, एक गंभीर और शांत स्वभाव का न्यूरोसर्जन। बेन को एक 10 साल के बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए तत्काल बाल्टीमोर पहुंचना था। उस बच्चे की जान बेन के हाथों में थी। जब एलेक्स ने देखा कि आखिरी व्यावसायिक उड़ान भी रद्द हो गई है तो उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने बेन को परेशान देखा और उसके पास जाकर एक प्रस्ताव रखा। मेरे पास एक रास्ता है। एक प्राइवेट चार्टर पायलट है जो हमें ले जा सकता है अगर हम खर्च साझा करें। बेन पहले तो हिचकिचाया। उसे सुरक्षा की चिंता थी। वे दोनों हवाई अड्डे के एक कोने में स्थित एक छोटे से हैंगर में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात वॉल्टर से हुई। वॉल्टर एक अनुभवी लेकिन बूढ़ा पायलट था। उसका एक वफादार कुत्ता भी उसके साथ था। वॉल्टर ने आसमान की ओर देखा और कहा, खतरा तो है, लेकिन मैं तुम्हें तूफान के आने से पहले निकाल सकता हूँ। छोटा सा विमान पाइपर मैलिबू रनवे पर दौड़ा और बादलों को चीरते हुए ऊपर उठ गया। शुरुआत में सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही वे यूटा के ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों के ऊपर पहुंचे, कुदरत ने अपना असली रंग दिखाया। अचानक वॉल्टर की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे सांस लेने में तकलीफ हुई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। बेन ने तुरंत स्थिति को भांपा। वॉल्टर को मैसिव हार्ट अटैक आया था। इससे पहले कि बेन कुछ कर पाता, वॉल्टर का नियंत्रण विमान से हट गया। विमान गोता लगाने लगा। एलेक्स, पकड़ो! बेन चिल्लाया। विमान पहाड़ों की चोटियों से टकराने लगा। डैने टूट कर बिखर गए। चारों तरफ बर्फ का गुब्बार छा गया और एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ विमान का मुख्य हिस्सा एक गहरी घाटी के किनारे बर्फ में धंस गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया, जिसे केवल तेज हवाओं की चीखें तोड़ रही थीं। कई घंटों बाद जब बेन को होश आया तो उसका सिर घूम रहा था। उसकी पसलियों में असहनीय दर्द था। उसने अपनी खिड़की के कांच को तोड़ा और बाहर की जमा देने वाली ठंड को महसूस किया। वह जीवित था, लेकिन पायलट वॉल्टर नहीं बचा था। वॉल्टर का कुत्ता मलबे के पास खड़ा होकर रो रहा था। बेन ने तुरंत एलेक्स को ढूंढा। वह मलबे के नीचे दबी हुई थी और बेहोश थी। उसका पैर एक लोहे की रॉड और मलबे के बीच बुरी तरह फंसा हुआ था। बेन ने एक डॉक्टर की कुशलता से उसे बाहर निकाला, लेकिन उसने देखा कि एलेक्स का पैर बुरी तरह टूट चुका है उस ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन कम थी और तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे था। बेन को एहसास हुआ कि उनके बचने की संभावना 1% से भी कम है। उनके पास न तो मोबाइल सिग्नल था, न ही रेडियो काम कर रहा था। वॉल्टर ने कोई फ्लाइट प्लान भी फाइल नहीं किया था, जिसका मतलब था कि कोई भी उन्हें खोजने नहीं आने वाला था। रात गिरने लगी थी। बेन ने विमान के टूटे हुए हिस्सों और सीटों का इस्तेमाल करके एक अस्थायी शेल्टर बनाया। उसने आग जलाने की कोशिश की ताकि एलेक्स के शरीर का तापमान बना रहे। उस भयानक रात में पहाड़ों की चोटियों के बीच मौत के साए में दो अजनबियों का संघर्ष शुरू हो चुका था। विमान दुर्घटना की पहली सुबह जब सूरज की किरणें बर्फ से टकराईं, तो वह दृश्य जितना सुंदर था उतना ही डरावना भी। बेन पूरी रात जागता रहा था। उसने विमान की फटी हुई सीटों के कवर और कपड़ों का इस्तेमाल करके एलेक्स को ढक रखा था। बाहर का तापमान इतना कम था कि अगर वे थोड़ी देर भी मलबे से बाहर रहते तो उनका खून जम जाता। एलेक्स को जब होश आया तो उसकी चीख निकल गई। उसके बाएं पैर में असहनीय दर्द था। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसने बेन को अपने ऊपर झुका हुआ पाया। हिलो मत, एलेक्स, तुम्हारा पैर टूट गया है, बेन ने धीमी और शांत आवाज में कहा, हालांकि उसके चेहरे की शिकन बता रही थी कि स्थिति गंभीर है। एलेक्स ने घबराकर चारों ओर देखा। वॉल्टर कहाँ है? हम कहाँ हैं? बेन की खामोशी ने उसे जवाब दे दिया। एलेक्स की आंखों में आंसू आ गए। वह एक साहसी महिला थी, लेकिन इस समय मौत उसे अपने बहुत करीब महसूस हो रही थी। बेन ने एक डॉक्टर की सूझबूझ दिखाते हुए विमान में मौजूद फर्स्ट एड किट और कुछ फटे हुए कपड़ों का इस्तेमाल करके एलेक्स के पैर को एक लकड़ी के फट्टे के सहारे बांध दिया। अगले 2 दिनों तक वे विमान के मलबे में ही रहे। उनके पास खाने के नाम पर केवल कुछ बादाम, एक दो एनर्जी बार
और वॉल्टर के पास रखा कुछ थोड़ा बहुत सामान था। बेन लगातार बाहर जाकर सिग्नल भेजने की कोशिश करता, इस उम्मीद में कि शायद कोई बचाव विमान ऊपर से गुजरे, लेकिन वहां केवल सन्नाटा और सफ़ेद बर्फ का समंदर था। एलेक्स, जो एक फोटो जर्नलिस्ट थी, ने हार नहीं मानी थी। उसने अपने कैमरे के लेंस से दूर पहाड़ियों को देखने की कोशिश की। बेन, हमें यहाँ से निकलना होगा। कोई हमें ढूंढने नहीं आएगा। वॉल्टर ने फ्लाइट प्लान दर्ज नहीं किया था। तीसरे दिन की सुबह उनकी उम्मीदें तब और टूट गईं जब एक खोजी हेलीकॉप्टर बहुत दूर से गुजरा, लेकिन वे उसे अपनी मौजूदगी का संकेत नहीं दे पाए। एलेक्स ने महसूस किया कि अगर वे यहीं रुके रहे तो वे ठंड और भूख से मर जाएंगे। बेन, हम यहाँ एक कब्र में बैठे हैं, एलेक्स ने दृढ़ता से कहा। नीचे कहीं ना कहीं कोई रास्ता होगा, कोई घर होगा। हमें चांस लेना ही होगा। बेन को पता था कि एलेक्स सही कह रही है। उनकी रसद खत्म हो रही थी। उसने विमान के पिछले हिस्से के एक बड़े टुकड़े को स्लेज की तरह तैयार किया। उसने उसमें एलेक्स को बिठाया और खुद उसे खींचने का फैसला किया। वॉल्टर का कुत्ता, जो अब उनका एकमात्र साथी था, आगे आगे चलने लगा। जब उन्होंने विमान के मलबे को पीछे छोड़ा तो उन्हें लगा जैसे वे एक दूसरी दुनिया में कदम रख रहे हैं। चारों ओर सिर्फ ऊंची चोटियां थीं और नीचे हजारों फीट गहरी खाई। बेन के शरीर में अपनी पसलियों की चोट की वजह से दर्द था, लेकिन वह एलेक्स को खींचता रहा। बर्फीला तूफान और डर। दोपहर होते होते मौसम फिर से बिगड़ने लगा। तेज बर्फीली हवाओं ने उनकी दृष्टि को धुंधला कर दिया। एक मोड़ पर बेन का पैर फिसल गया और वे लगभग खाई में गिरने ही वाले थे। उस पल मौत के इतने करीब खड़े होकर उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वह डर देखा जो अब तक वे छुपा रहे थे। उस रात उन्होंने एक बड़ी चट्टान के नीचे शरण ली। बेन ने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ियां गीली थीं। वे एक दूसरे से सटकर बैठ गए ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे। उस रात बर्फीले पहाड़ों के बीच दो अजनबी अब केवल अजनबी नहीं रहे थे। वे एक दूसरे की उम्मीद बन चुके थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे का रास्ता इससे भी कहीं ज़्यादा जानलेवा होने वाला है। वे अब विमान के मलबे से मीलों दूर आ चुके थे, एक ऐसी ऊंचाई पर जहां हवा इतनी पतली थी कि हर सांस के लिए फेफड़ों को संघर्ष करना पड़ता था। बेन, वह देखो, वहाँ शायद कोई रास्ता या नदी है। बेन ने उस दिशा में देखा। वहाँ ढलान बहुत तीव्र थी, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। अगले दिन वे एक विशाल बर्फीले मैदान में पहुंचे। यह एक जमी हुई झील थी जो बर्फ की चादर के नीचे छिपी हुई थी। अचानक एक भयानक कड़क की आवाज़ हुई। बेन, रुको! एलेक्स चिल्लाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एलेक्स के वजन और स्लेज के दबाव से बर्फ की परत टूट गई। पलक झपकते ही एलेक्स बर्फीले पानी के अंदर समा गई। वह तैर नहीं सकती थी क्योंकि उसका पैर भारी पट्टियों में बंधा था और पानी का तापमान इतना कम था कि शरीर तुरंत शॉक में चला गया। बेन बिना एक पल सोचे पानी की ओर कूदा। बर्फीला पानी उसके शरीर में हजारों सुइयों की तरह चुभ रहा था। उसने उसे कसकर पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर ऊपर की ओर खींचा। जैसे तैसे वे बाहर निकले, लेकिन असली खतरा अब शुरू हुआ था। हाइपोथर्मिया, शरीर का तापमान खतरनाक रूप से गिरना। इलेक्स का शरीर नीला पड़ रहा था और वह कांप भी नहीं पा रही थी, जो कि मौत का संकेत था। बेन पागलों की तरह उसे लेकर आगे बढ़ा। तभी चमत्कारिक रूप से उसे पेड़ों के झुरमुट के पीछे एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखी। उसने झोपड़ी का दरवाज़ा तोड़ा और इलेक्स को अंदर ले गया। वहाँ कुछ सूखी लकड़ियाँ और एक पुराना चूल्हा था। बेन ने अपनी पूरी जान लगाकर आग जलाई। उसने इलेक्स के गीले कपड़े उतारे और उसे गर्म करने की कोशिश की। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद इलेक्स को होश आया। वह कमज़ोर थी, लेकिन सुरक्षित थी। उस रात उस छोटी सी झोपड़ी में आग की रोशनी के बीच उन दोनों के बीच का रिश्ता बदल गया। वे अब सिर्फ दो अजनबी नहीं थे जो साथ में फंसे थे। वे एक दूसरे के अस्तित्व का हिस्सा बन चुके थे। उनके बीच एक गहरा खिंचाव और प्रेम पनपने लगा था, जिसे शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बाहर बर्फ का तूफान फिर से बढ़ने लगा था। झोपड़ी में खाने के लिए कुछ नहीं था और मदद अब भी कोसों दूर थी। झोपड़ी में बिताए उन पलों ने उन्हें शारीरिक रूप से थोड़ा आराम तो दिया, लेकिन भूख अब उनके शरीर को अंदर से खोखला कर रही थी। इलेक्स का पैर अब काले पड़ने लगा था। संक्रमण का खतरा बढ़ रहा था। वह जानती थी कि अगर वे जल्द ही किसी डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे तो वह अपना पैर खो देगी, या शायद अपनी जान भी। बेन ने एक बार फिर स्लेज तैयार की।
अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। बेन का शरीर अब जवाब दे रहा था। उसके जूते फट चुके थे और उसके पैरों की उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं। वे एक गहरी घाटी की ओर बढ़े। रास्ता संकरा और पथरीला था। अचानक बेन का पैर एक छिपे हुए गड्ढे में फंस गया और वह बुरी तरह गिर पड़ा। उस समय दोनों ही टूट चुके थे। उस बर्फीले सन्नाटे में उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि अंत करीब है। बेन ने अपनी बची कुची ताकत जुटाई और एक ऊंची चट्टान पर चढ़ने की कोशिश की। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसकी आंखों पर उसे यकीन नहीं हुआ। नीचे घाटी में बहुत दूर उसे एक पतली सी काली लकीर दिखाई दी। एक सड़क, और उस सड़क पर एक ट्रक धीरे धीरे गुजर रहा था। ट्रक आगे निकल गया, लेकिन तभी ट्रक के ब्रेक लगने की चीख सुनाई दी। ट्रक रुका और पीछे की ओर मुड़ने लगा। बचाव कर्मियों ने जब उन्हें देखा तो वे दंग रह गए। दो इंसान और एक कुत्ता जो हफ्तों तक उस डेथ जोन में जीवित रहे जहां परिंदे भी पर नहीं मारते थे। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें और मशीनों की आवाज़ें उन बर्फीले पहाड़ों के सन्नाटे से बिल्कुल अलग थीं। बेन और इलेक्स को अलग अलग वार्डों में रखा गया था। इलेक्स के पैर का जटिल ऑपरेशन हुआ, जबकि बेन का इलाज उसकी पसलियों और गंभीर फ्रॉस्टबाइट के लिए किया जा रहा था। जब इलेक्स को होश आया तो उसने सबसे पहले बेन के बारे में पूछा, लेकिन बेन, जो अपनी भावनाओं को दबाने में माहिर था, चुपचाप अस्पताल से छुट्टी लेकर चला गया। उसे लगा कि इलेक्स अब सुरक्षित है और उसे अपनी पुरानी जिंदगी और अपने मंगेतर मार्क के पास वापस लौट जाना चाहिए। इलेक्स अब अपने घर पर थी। उसका पैर ठीक हो रहा था। उसकी शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो गई थीं। मार्क उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि एलेक्स अब वह महिला नहीं रही जो दुर्घटना से पहले थी। एलेक्स ने उन पहाड़ों में ली गई तस्वीरों को डेवलप किया। हर तस्वीर में मौत का खौफ नहीं, बल्कि बेन का संघर्ष और उसकी देखभाल झलक रही थी। उसने बेन को कई बार फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन बेन ने कभी फ़ोन नहीं उठाया। वह अपनी पत्नी की यादों और उस पहाड़ के अनुभव के बीच खुद को समेटे हुए था। एक दिन एलेक्स ने बेन को वह सारी तस्वीरें एक लिफाफे में भेज दीं। उन तस्वीरों के साथ एक छोटा सा नोट था। पहाड़ों ने हमें जो दिया उसे मैं भूल नहीं पा रही हूँ। सच्चाई का सामना तस्वीरें देखकर बेन का बांध टूट गया। उन तस्वीरों में उसने खुद को एलेक्स की नज़रों से देखा, एक ऐसा इंसान जो अब भी प्यार करने और जीने के काबिल था। उसने महसूस किया कि वह अपनी मृत पत्नी को धोखा नहीं दे रहा है, बल्कि एलेक्स ने उसे दोबारा जीना सिखाया है। उधर एलेक्स ने अपनी शादी तोड़ दी। उसने मार्क से कहा, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ मार्क, लेकिन मेरा दिल उन पहाड़ों में ही रह गया है। मैं वह इंसान नहीं रही जिसे तुम जानते थे। कहानी का अंत एक शहर के व्यस्त कैफे में होता है। इलेक्स वहां बैठी थी जब उसने देखा कि बेन दरवाजे से अंदर आ रहा है। दोनों एक दूसरे को देखकर ठिठक गए। हफ्तों तक मौत से लड़ने वाले वे दो साहसी लोग अब एक दूसरे के सामने खड़े होने में हिचकिचा रहे थे। वे बाहर निकले और सड़क किनारे टहलने लगे। मैंने तुम्हारी शादी की खबर सुनी, बेन ने धीमी आवाज में कहा। मैंने वह शादी नहीं की बहन, इलेक्स ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। क्योंकि उन पहाड़ों के बीच जब मुझे लगा कि मैं मर रही हूं, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूं। बेन रुका। उसने इलेक्स का हाथ थाम लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने झील के बर्फीले पानी में थामा था। उसने स्वीकार किया कि वह भी उसके बिना अधूरा है। उन दोनों ने महसूस किया कि पहाड़ तो पीछे छूट गए थे, लेकिन उनके बीच की वह डोर कभी नहीं टूट सकती। भीड़भाड़ वाली सड़क के बीच उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। यह केवल दो अजनबियों का मिलन नहीं था, बल्कि दो ऐसी रूहों का मिलन था जिन्होंने मौत को मात देकर प्यार की एक नई इबारत लिखी थी। द माउंटेन बिटवीन अस हमें सिखाती है कि इंसान की इच्छा शक्ति और प्रेम बड़े से बड़े पहाड़ को भी बौना बना सकते हैं। जो रिश्ता संघर्ष की आग में तपकर बनता है, वह सबसे मजबूत होता है।